हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आईटीयू क्लासेस। दोस्तों, आज है दिसंबर 26 2021, संडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में जो फ्रंट पेज पे सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि 15 से 18 साल के बच्चों को भी अभी डोज लगाई जाएगी कोविड-19 की, यानी कि उनके लिए भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज़ की डिमांड बहुत समय से की जा रही थी। फाइनली सरकार ने इस बात को मान लिया है और कल मोदी जी ने इसकी घोषणा भी कर दी है। इसकी शुरुआत होने वाली है जनवरी 3 से, मतलब 3 जनवरी से। तो पहली तो अनाउंसमेंट ये थी। दूसरी अनाउंसमेंट जो प्राइम मिनिस्टर ने की थी वो ये थी कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, यानी कि जो हेल्थ इंडस्ट्री में काम करते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह में काम करते हैं, उनको प्रिकॉशन डोज दिया जाएगा। आप इस प्रिकॉशन कोस्ट को जो है बूस्टर डोज का नाम भी दे सकते हो, मतलब उनको तीसरी डोज भी अभी लगने वाली है। अगली जो न्यू उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, ये तीसरी अनाउंसमेंट थी, वो ये था कि 10 जनवरी से उन लोगों के लिए भी डोज अवेलेबल हो जाएगी जो 60 साल से ज़्यादा हैं। मतलब उनको भी तीसरी डोज दी जाएगी, लेकिन उन टारगेट ग्रुप्स को दी जाएगी जो थोड़े से ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। जिनको अगर कोविड-19 हो जाता है तो उनको सीवियर सिम्टम्स के चांसेस होते हैं और डेथ के चांसेस होते हैं। जनरली जिन लोगों को कोमोर्बिडिटी होती है, कोमोर्बिडिटी का मतलब ये होता है कि जिस इंसान को एक से ज़्यादा बीमारी होती है। मान लो आपको हाइपरटेंशन की भी प्रॉब्लम है, मान लो आपको शुगर की प्रॉब्लम भी है, आपको हाई बीपी भी रहता है, तो इसे कहा जाता है कोमोर्बिडिटी। तो ऐसे लोगों को जब वैक्सीन लगाई जाएगी तो उनके डॉक्टर की सलाह पे लगाई जाएगी। तो ये 3 अनाउंसमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर जी ने की थी और फाइनली ये चीज़ें अभी होने वाली हैं। अगर आप इंडिया में प्रॉपर्ली देखो, अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखो, तो 15 से 18 साल की ग्रुप के जो एलिजिबल लोग हैं उनकी संख्या होने वाली है 10 करोड़। ठीक है। और 12 करोड़ पीपल ओवर द एज ऑफ 60 हैड रिसीव्ड देयर फर्स्ट डोज। 60 साल से प्लस जो लोग हैं, 12 करोड़ लोगों को ऑलरेडी पहली डोज दी जा चुकी है। 9.21 करोड़ वर फुल्ली वैक्सीनेटेड, जिनको दोनों डोज लग चुकी हैं। ठीक है। इसकी जो अनाउंसमेंट की गई है, हमारे जो पहले मतलब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर इसकी अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ पे आपको कोई एक चीज़ और बताता चलूँ कि जो बायोटेक कंपनी है, जो दवाइयाँ बनाती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने कोवैक्सीन बनाई है, इसकी जो है ये सेकंड वैक्सीन जो है इसकी मतलब जो ये वैक्सीन इसने बनाई है उसको भी मंजूरी दे दी गई है। जो 12 से 18 साल के ग्रुप के बच्चों को दवाई दी जाएगी, मतलब अभी फाइनल दी नहीं गई है, लेकिन थोड़े समय में इसको भी दिया जा सकता है। जो जो जाइडस कैडिला, ठीक है, इसने जो है इसको अप्रूव किया है। तो कोविड-19 वैक्सीन जो है बच्चों को जो 12 साल से ज़्यादा है उसको दिया जाएगा। और एक और मोदी जी ने एक और बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे खबर दी। उन्होंने कहा कि डीएनए वैक्सीन बहुत जल्दी दी जाएगी, लेकिन इस वैक्सीन को किसी इंजेक्शन के थ्रू नहीं दिया जाएगा, इसको दिया जाएगा, इट्स अ नेसल कोविड-19 वैक्सीन, मतलब इसको आपकी नाक के थ्रू दिया जाएगा और ये डीएनए वैक्सीन है। देखिए, वैक्सीन जो है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कैसे काम करती है। वैक्सीन का जो टीका जब आपको लगाया जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, मतलब कई मेथड होते हैं वैक्सीन बनाने के। उसके अंदर होता है इनएक्टिव वायरस। इनएक्टिव वायरस का मतलब आप एक तरह से ये समझते हो वो डेड वायरस होता है। अब एक बार जब टीका लगा के वैक्सीन के थ्रू इसको अपनी बॉडी में चला जाता है तो आपकी बॉडी उस वायरस की पहचान कर लेती है, क्योंकि आपकी बॉडी में चला गया। अब फ्यूचर में जब आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करता है कोई वायरस, क्योंकि आपकी बॉडी उसको पहले से ही पहचानती है, तो उस अटैकिंग वायरस के अगेंस्ट में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। यही पूरा फंक्शन होता है इस वैक्सीन का, मतलब कोई भी वैक्सीन लगाई जाती है यही फंक्शन होता है। कोविड-19 के केस में ऐसा है कि आपको कोई भी वैक्सीन लगाई जाती है तो ये जो मैकेनिज्म होता है, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, ये ज़िंदगी भर, उम्र भर के लिए नहीं रहता है। ये कुछ महीने में ही प्रोटेक्शन धीरे-धीरे कम होने लगती है और इसी वजह से आपको बूस्टर डोज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको तीसरी डोज़ लगती है, उसकी प्रोटेक्शन भी थोड़े दिन के बाद कम हो जाती है, फिर आपको चौथी डोज़ लगती है, फिर 5वीं डोज़ लगती है। यूजुअली जो वैक्सीन्स होती हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं होता, एक बार डोज़ लगाना आपके लिए काफ़ी होता है, लेकिन कोरोना वायरस वाला केस थोड़ा-सा स्पेशल है, इसीलिए यहाँ पे आपको बार-बार बूस्टर डोज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फ्रांस में और यूके में, इज़राइल में तो ऑलरेडी वहाँ पे बूस्टर डोज़ दिया जा रहा है। इंडिया में अभी जो है यंग लोगों को बूस्टर डोज़ नहीं दिया जाएगा, कुछ-कुछ खास लोगों को दिया जाएगा, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। चलिए,
अगली जो न्यूज़ आपके लिए है यहाँ पे वो है इसरो को लेके, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने अपने 3 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को थोड़े समय के लिए डिले कर दिया है। डेफर का मतलब होता है डिले करना, उसको थोड़े आगे समय के लिए बढ़ाना। क्यों कर दिया गया है? देखिए कुछ टेक्निकल इश्यूज वहाँ पे हो सकते हैं, और साइक्लोनिक जो है इस समय स्टॉर्म चल रहा है। साइक्लोनिक स्टॉर्म का मतलब वहाँ पे थोड़ी सी वेदर की डिस्टर्बेंस है, इसी वजह से उसको थोड़ा सा डिले कर दिया गया है। यहाँ पे इस आर्टिकल में थोड़ा सा आपको गगनयान के बारे में भी बताया गया है। देखिए गगनयान का जो है हम लोग 2023 में भेजने वाले हैं, जो कि एक क्रूड मिशन होगा। क्रूड मिशन होगा मतलब वहाँ पे एक्चुअली में जो है इसरो एस्ट्रोनॉट को भेजेगा, लेकिन उस क्रूड मिशन से पहले जो 2023 में होगा, गगनयान के 2 छोटे मिशन और भी जाएंगे जो कि अनक्रूड होंगे, मतलब वो बिना किसी इंसान के जाएंगे। ठीक है, तो गगनयान वाला मिशन भी जल्दी ही पूरा होने वाला है हमारा। चंद्रयान 2 के लिए अभी कोई प्रॉपर फिक्स डेट वगैरह इन्होंने नहीं की है, लेकिन चंद्रयान के ऊपर भी बड़े जोर शोर से काम चल रहा है। ठीक है, और वैसे भी इसरो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है वर्ल्ड में व्हेन इट कम्स टू स्पेस टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट। चलिए, आज का जो एडिटोरियल है ये वैसे तो खास इसमें कुछ है नहीं, बस वो सीधी सी बातें लिखी हुई हैं कि किस तरह से कोविड-19 का स्कूल एजुकेशन के ऊपर फ़र्क पड़ा है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पे, है ना? तो वो थोड़ा-सा इसमें के अंदर लिखा हुआ है, आप खुद से भी पढ़ सकते हो कि जैसे भैया वेडिंग्स वगैरह में 200 गेस्ट आ सकते हैं, उसके अलावा सोशल एक्टिविटीज़ भी अलाउड हो गई हैं, लेकिन स्कूल अभी भी नहीं खुले हैं, स्कूल अभी भी बंद हैं। हमारे जो मतलब बच्चे हैं स्कूल के, वो लगभग अभी तीसरा साल शुरू हो जाएगा और स्कूल और घरों में ही हैं, है ना? स्कूल में जा नहीं रहे हैं। अब इसके बहुत सारे इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़े हैं। पहली बात तो स्कूल भेज सरकार क्यों नहीं स्कूल ओपन कर रही है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्क है और सरकार रिस्क नहीं लेना चाहती। सबसे बड़ी बात तो ये है। अब कुछ लोग इसको ज़ीरो ईयर बोल रहे हैं। ज़ीरो ईयर मतलब इस 2 सालों के दौरान बच्चों ने कुछ नहीं सीखा। हालाँकि उन थोड़ी बहुत ऑनलाइन क्लासेस वगैरह स्टार्ट हुई हैं, उनको मटेरियल भी दिया गया है, लेकिन जितना लर्निंग एक्चुअल में क्लासरूम में जाके होता है ना, उतना लर्निंग ऑनलाइन नहीं हो पाया। अब आप ये समझ लीजिए कि जिस बच्चे को साइंस लेना है और क्लास 11 में जब वो एडमिशन लेगा, तो उसको कैलकुलस पढ़ना पड़ेगा। अब जिस बच्चे ने 9th और 10th क्लास की ही नहीं, या फिर उसने ऑनलाइन क्लास की है वैसे ही, तो क्या वो 11वीं में जाके कैलकुलस कर पाएगा? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब बच्चे ने पिछले 2 साल में अपने लर्निंग स्किल को खो दिया है। ठीक है, मान लो अब तीसरी या चौथी क्लास का बच्चा जो है वो अचानक से 5th क्लास में चला जाएगा, तो वहाँ के सिलेबस के हिसाब से तो अपने आप को कोप अप नहीं कर पाएगा, है ना? ये कुछ समस्या यहाँ पे है। लेकिन इस एडिटोरियल में एक बात और बताई गई है। इन्होंने कहा है कि हालांकि एकेडमिकली बच्चे थोड़े से पीछे चले गए हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल यहाँ पे सीखने को मिला है। कोविड-19 की वजह से बच्चों को ये रियलाइज हुआ है कि ज़िंदगी की क्या वैल्यू होती है, फैमिली की क्या वैल्यू होती है, और किस तरह से ह्यूमंस जो हैं एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी दूर करने के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं बच्चों ने अभी मतलब सभी ने सीखी हैं, लेकिन बच्चों को इतने इंपॉर्टेंट लेसन ये मिले हैं, आने वाली पूरी लाइफ में ये लेसन्स उनके काम आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा-सा उसी के बारे में और यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं, और कि अब वहाँ पे पेरेंट्स का भी बताया गया है कि देखिए 2 तरह के हमारे पास पेरेंट्स होते हैं। एक पेरेंट्स वो होते हैं जो कि पैसे वाले होते हैं, खुद भी पढ़े-लिखे होते हैं, उनके पास टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं। दूसरे पेरेंट्स होते हैं जो पुअर होते हैं, ना तो वो खुद पढ़े-लिखे होते हैं, ना ही उनके पास पैसा होता है, ना ही उनके पास मोबाइल फ़ोन होते हैं। तो जो बच्चे के पेरेंट्स रिच हैं, पढ़े-लिखे हैं, डेफ़िनिटली वो तो अपने बच्चों को हर तरीके से हेल्प कर सकते हैं। उनके बच्चे तो भैया नेटफ्लिक्स देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखते हैं, उनके बच्चे के पास तो बढ़िया-बढ़िया बुक्स हैं पढ़ने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, प्राइवेट ट्यूशन्स भी ले रहे हैं। तो उनके बच्चे तो पहले ही बेनिफिट उनको मिल रहा था, जब स्कूल खुले हुए थे, और अभी भी उनको बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन जो पुअर बच्चे हैं, ना तो उनके पेरेंट्स पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इंटेलेक्चुअली वो वैसे ही बैकवर्ड थे, ना ही उनके पास स्मार्टफ़ोन वगैरह हैं, तो इनके बीच में जो पहले गैप हुआ करता था ना, अभी वो गैप और ज़्यादा बढ़ गया है ना? तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस गैप को भी फुलफ़िल किया जाए। अब कैसे किया जाएगा? वो थोड़ा-सा यहाँ पे एक डिबेट का मुद्दा हो सकता है, उसके लिए सरकार किस तरह की पॉलिसीज़ बनाती है, वो थोड़ा-सा यहाँ पे देखना रहेगा। तो जो रिच बच्चे थे, वो तो भैया धीरे-धीरे जो है एडवांस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जो पुअर बच्चे थे बेचारे वो पीछे थे और पीछे ही रह गए। तो ये थोड़ी-सी समस्या है यहाँ पे। मतलब हम वायरस में कुछ इस तरह से फँस गए हैं, इट्स लाइक अ वेटिंग रूम, और वेटिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है ना? सोचा था 2 महीने का होगा, 2-3 महीने का होगा, लेकिन किसने सोचा था कि 2 साल से भी ज़्यादा का ये पूरे का पूरा वायरस वाला सिस्टम हो जाएगा। तो पूरी दुनिया जो है वो एकदम बैक फुट से पे आ गई है। खैर,
अगली न्यूज़ पढ़ते हैं। अगली न्यूज़ जो है वहाँ पे है, वो है दुनिया के सबसे लार्जेस्ट टेलीस्कोप को लेके। फाइनली इसको लॉन्च कर दिया गया है और ये लगभग पिछले 25-30 साल से इसको बना रहे थे। ऐसा नहीं है कि 2 साल पहले बनाना शुरू किया था। अरे 25-30 साल से लगातार इस टेलीस्कोप को हम बना रहे थे। नासा ने इसको लॉन्च किया है और इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। कहाँ से इसको लॉन्च किया है? साउथ अमेरिकन कंट्री है फ्रेंच गायना, वहाँ से इसको लॉन्च किया है। $10 बिलियन का टोटल इसके ऊपर खर्च आया है। यूरोपियन यूनियन की जो एजेंसी है उसने और कनाडा ने इसकी हेल्प की है पैसा वगैरह देने में, ठीक है। अब देखिए, इससे पहले हब्बल स्पेस टेलीस्कोप हमारे पास जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीस्कोप हुआ करता था, जो कि गैलेक्सीज वगैरह को, स्पेस को स्टडी कर रहा था, ठीक है। अभी होगा हमारे पास वेब। अब इन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? देखिए, जो हब्बल हुआ करता था ना, ये फोटो वगैरह क्लिक करने के लिए विजिबल लाइट का यूज करता था, ठीक है। विबग्योर आपको पता होगा ना, ये विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम होता है। लेकिन जो वेब होगा, वेब जो है वो इंफ्रारेड वेव को यूज करने वाला है। इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड वेव्स का यूज ये करेगा, इसीलिए ये हमारे स्पेस के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर ज्यादा दूर तक देख सकता है। दूर होने वाली गैलेक्सीज को भी देख सकता है, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस से जो लाइट आ रही है उसको भी डिटेक्ट कर सकता है। यूनिवर्स की जो एज वो मानी जाती है वो है 13.8 बिलियन ईयर्स। जब बिग बैंग हुआ था, तो ये जो ये जो नया टेलीस्कोप है वेब, ये 13.7 बिलियन ईयर्स पीछे तक भी देख सकता है। मतलब इतने पुरानी अगर कोई लाइट धरती के ऊपर आ रही है और आ भी रही हैं, उनको भी ये डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन हब्बल डिटेक्ट नहीं कर सकता था। तो जो नए स्टार्स बन रहे हैं यूनिवर्स के अंदर, जो नई गैलेक्सीज बन रही हैं, सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, उनको भी डिटेक्ट कर सकता है। तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें स्पेस के बारे में देखने को मिलेंगी। एक पिक्चर आपको दिखाता हूँ, देखिए लेफ्ट में और राइट में, ये दोनों पिक्चर एक ही समय में ली गई हैं। लेकिन अगर आप लेफ्ट वाली पिक्चर को देखोगे, यहाँ पे डिटेलिंग बहुत कम है। लेकिन राइट वाले को देखोगे ना, ये एकदम जगमगाया हुआ है। कितने नए स्टार्स आप देख सकते हो, क्योंकि राइट वाले में इंफ्रारेड वेव्स का यूज किया है, लेकिन लेफ्ट वाले में विजिबल लाइट का यूज किया है। तो यही होगा, जो राइट वाला है वो होगा वेब के जैसा। अभी तो वेब ने काम करना शुरू नहीं किया है, अभी तो वो सिर्फ लॉन्च हुआ है। 2-3 हफ्ते के बाद वो वहां पे पहुंचेगा, उसके बाद 3-4 महीने लगेंगे प्रॉपर तरीके से उसको काम करने में। एक चीज आपको और बताता चलूं कि जब भी हम लोग किसी सैटेलाइट को जो है लॉन्च करते हैं, उसको एक ऑर्बिट में सेटल किया जाता है अर्थ के ऊपर। जनरली हमारे पास जो है 3 ऑर्बिट होते हैं, एक लो अर्थ ऑर्बिट होता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है, एक जो है हाई अर्थ ऑर्बिट होता है। तो उनकी वहां पे उनको सेटअप किया जाता है। लेकिन ये जो वेब को हम लोग कहाँ पे सेटल करेंगे, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये जो है कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है हमारा यहाँ पे सन, ठीक है। ये है हमारी यहाँ पे अर्थ। अर्थ के चारों तरफ मून जो है वो चक्कर काट रहा है। इसी तरह से अर्थ भी मून के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। तो हम किसी भी सैटेलाइट को जब अर्थ के ऑर्बिट में कहीं पे भी उसको सेटअप करते हैं, तो वो भी अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटने लगता है। लेकिन देखिए, अर्थ के बीच में और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो हो जाता है 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। अब वेब को पता है कहां पे एस्टेब्लिश करने वाले हैं? अर्थ से कम 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे, मतलब 15 लाख किलोमीटर दूर हम उसको सेटअप करने वाले हैं। तो ये एक नया ऑर्बिट है जिसको हम बोलते हैं L2। क्या बोलते हैं? L2। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो मून के बीच में और अर्थ के बीच में जितना डिस्टेंस है, ये उससे कम से कम 5 गुना ज्यादा दूर जाके एस्टेब्लिश करने वाले हैं। ये L2 पॉइंट है। और यह सैटेलाइट जो हम लॉन्च करेंगे इस टेलीस्कोप को, ये अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व नहीं करेगा, ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। तो जैसे जैसे 365 डेज में अर्थ सन के चक्कर काटेगा, उसी तरह से 365 डेज में ये भी अर्थ के चक्कर काटेगा। और देखिए, ध्यान से देखिए, ये अर्थ के पीछे है, एकदम छुपा हुआ है, मतलब ये शैडो में रहेगा, ठीक है। तो सन से जैसे ही सनलाइट यहाँ पे पड़ेगी, तो अर्थ की शैडो की वजह से ये शैडो में रहेगा। और ये हमेशा रहेगा। जब अर्थ यहाँ पे चली जाएगी तब भी ये शैडो में होगा, जब अर्थ यहाँ पे चली जाएगी तब भी ये शैडो में होगा,
ठीक है, इस तरह से इसको यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है। तो ये पॉइंट आपने नाम याद रख लेना है, इसे कहा जाता है L2 पॉइंट। ये बहुत ही स्पेशल पॉइंट होता है जहाँ पे अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज की ग्रेविटेशनल फील्ड जो अपने आप को बैलेंस करता है। तो यहाँ पे सन का ग्रेविटेशनल फील्ड, मून का ग्रेविटेशनल फील्ड और अर्थ का ग्रेविटेशनल जो है वो बैलेंस हो जाता है। तो ये बहुत ही ये पॉइंट ऐसा होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने यहाँ पे याद रख लेना है। अगला जो हमारा टॉपिक आता है दोस्तों वो इकोनॉमी सेक्शन से आता है और इट इज अबाउट फॉरेक्स रिजर्व, जिसे हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है, देखिए फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं, मतलब डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, है ना, ये विदेशी मुद्राएं होती हैं बेसिकली। एक हमारे पास होता है गोल्ड, ठीक है, गोल्ड भी हमारा फॉरेक्स के अंदर आता है। एक होता है SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। पास्ट में मैं आपको कई बार एनालिसिस में ये बता चुका हूं कि SDR क्या होता है। IMF जो होता है ना, IMF की एक स्पेशल करेंसी होती है SDR, जो कि वैसे डॉलर की जैसे करेंसी नहीं होती है, लेकिन ये पेपर करेंसी होती है जिसकी वैल्यू जो है वो कई सारी करेंसीज की एवरेज निकाल के बनाई जाती है। एक हमारे पास होता है रिजर्व ट्रांच पोजीशन, ये भी मैं आपको पहले करवा चुका हूं। देखिए होता क्या है ना, IMF अब ये IMF का कोई भी मेंबर नहीं बन सकता। IMF का मेंबर बनने के लिए किसी भी देश को सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। सब्सक्रिप्शन का मतलब यह है कि उसका एक कोटा होता है, अपने कोटे के हिसाब से उसको जो है IMF में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। अब जब वो कंट्रीब्यूट कर देता है, इसका मतलब IMF की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उसकी हेल्प करने की। तो जब भी उस कंट्री को पैसे की जरूरत होती है तो अपने कोटे के हिसाब से IMF से एक तरीके से पैसे ले सकता है, जिसे कहा जाता है रिजर्व ट्रांच पोजीशन, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो थोड़ा आप गूगल कर सकते हो, यूट्यूब वगैरह पे कोई ना कोई वीडियो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो ये होता है, बनाता है किसी भी कंट्री का फॉरेन रिजर्व बनाता है, ठीक है। इंडिया में देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, RBI जो होता है ना वो फॉरेन रिजर्व का कस्टोडियन होता है और मैनेजर होता है। मतलब RBI उसको सुरक्षा भी करता है और उसको मैनेज भी करता है, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। अब आपको एक चीज आपको और बता दूं कि हमें फॉरेन रिजर्व की जरूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों हमें फॉरेन रिजर्व की जरूरत पड़ती है अपना बिल पे करने के लिए, ठीक है। अब जैसे इंडिया है, ये बहुत सारी चीज़ों को बाहर से इंपोर्ट करता है। हम लोग ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, मशीनरी को इंपोर्ट करते हैं ना, कुछ बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। मान लो अमेरिका से आपने कोई चीज़ इंपोर्ट किया, अब उनको तो पैसा तो देना पड़ेगा, लेकिन वो रुपया तो लेंगे नहीं। वो किस में पेमेंट लेंगे, डॉलर में पेमेंट लेते हैं। तो डॉलर में उनको पेमेंट करने के लिए हमारे पास फॉरेन रिजर्व होना चाहिए, इसीलिए फॉरेन रिजर्व की ज़रूरत होती है। दूसरी बात, जब क्राइसिस का समय होता है, जब कोई युद्ध वगैरह हो जाता है, तब हमें बहुत सारे सामान की बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो वो पैसा हम तभी चुका पाएंगे जब हमारे पास फॉरेन रिजर्व होगा, है ना। हमारे जो कंट्री के ऊपर जो डेट होता है, जो सरकारें ऋण लेती हैं बाहर वाले बैंकों से या सरकारों से, अब वो ऋण तो चुकाना पड़ेगा, फ्री में तो नहीं होता है। वो भी आप जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से चुका सकते हो। दूसरी बात, जब किसी भी कंट्री के पास जितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है तो उस कंट्री का उस कंट्री की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि इस कंट्री की औकात है अपना ऋण चुकाने की। तो मार्केट में एक पॉजिटिव मैसेज भी जाता है, जिसकी वजह से उस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एक चीज मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा आप गूगल जरूर करें, क्योंकि इसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो इंडिविजुअल लोग होते हैं वो एक साल में $2,50,000 जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस एंड ऑल दैट, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसको गूगल करोगे, अपने नोटबुक में आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। चलिए, अगली जो हमारे पास न्यूज़ होती है वो होती है ई श्रम पोर्टल को लेके। पोर्टल मतलब इट्स अ वेबसाइट, इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे कुछ लोग जाके अपने आप को रजिस्टर करते हैं। अब ये लोग कौन होते हैं, देखिए ये लोग होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, जैसे माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, गिग वर्कर्स होते हैं, एग्रीकल्चर वर्कर्स होते हैं, ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर जो ठेला वगैरह लगाने वाले होते हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर्स जो होते हैं साफ सफाई करने वाले, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कोविड हुआ, लॉकडाउन लगा, आपने देखा होगा बहुत सारी इमेजेस डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह आपने देखी होंगी, किस तरह से हजारों लोग सिटीज से बेचारे अपने गाँव में जा रहे थे, है ना। तो लॉकडाउन वगैरह के समय में ऐसे लोग, सरकार चाहती है कि सरकार के पास उनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन लोग हमारे कंट्री में जो है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, ताकि उनकी हेल्प की जा सके। जैसे उनके लिए जो है 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देगी सरकार, लेकिन वो तभी देगी जब वो इस पोर्टल के ऊपर जाके अपने आप को रजिस्टर करेंगे।
अगर मान लो उनको कल को गैस सिलेंडर देना हुआ या उनके लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं करनी हुई या फिर मान लो उनके अकाउंट में पैसा जमा करवाना हुआ, तो उसके लिए जो है सरकार ये डिटेल मांग रही है, ताकि स्टेट गवर्नमेंट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उनका डेटा रहे, पता तो चले भाई कौन कहाँ है, किसका क्या एड्रेस है, ताकि मुसीबत के समय में उनकी हेल्प की जा सके। इसीलिए सरकार ने जो है ई श्रम पोर्टल 4-5 महीने पहले खोला था। तो ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि हमारी कंट्री में लगभग 40 से 42 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। 4-5 महीने में ही कम से कम 14 करोड़ लोगों ने उसके ऊपर रजिस्टर कर दिया है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो रजिस्टर करने वाले हैं वो कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड। ठीक है, रजिस्टर करने वालों में से 52% महिलाएं हैं और 47% जो है वो मेल हैं। ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। वैसे तो ये कास्ट वाला डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूँ कि जितने लोगों ने रजिस्टर किया है उनमें से 42.6% लोग वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 26% लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 22% लोग शेड्यूल कास्ट से और 8% लोग जो है शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। जितने लोगों ने भी रजिस्टर किया है उनमें से 94% लोग की जो मंथली इनकम होती है वो 10,000 या उससे कम होती है। 4% लोगों की इनकम 10,000 और 15,000 के बीच में होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपने देख लेना है। और ये जो ऑर्गेनाइज वर्कर है वो कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं? 51% जिन लोगों ने रजिस्टर किया है वो एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, 11% लोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, 10% लोग जो है डोमेस्टिक और हाउस होल्ड वर्क करते हैं और 6.5% लोग अपैरल यानी कि वो कपड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बताया या कुछ और सुविधाएं सरकार को देनी रहेगी, तो फ्यूचर में अगर इस तरह की दिक्कत आती है तो सरकार उनकी डायरेक्ट हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो और तो मेरे ख्याल से कोई आज खास है नहीं यहाँ पे। तो यही 4-5 थोड़ी थोड़ी न्यूज़ थी, संडे का दिन था तो कोई खास न्यूज़ भी दिया नहीं इन्होंने। खैर, जितनी भी न्यूज़ दिया हम लोगों ने उसको अपने हिसाब से कवर करने की कोशिश की। और थोड़ा सा देखिए आप भी गूगल कर लिया करें। हर चीज़ न्यूज़पेपर के हिसाब से में कवर करना ज़रूरी मतलब इतनी हमारे पास समय नहीं होता है ना, क्योंकि फिर ये 2-2 घंटे के टॉपिक रहे हो जाते हैं। तो हल्का-फुल्का इंट्रोडक्शन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि आप इन टर्म्स वगैरह को, इन स्कीम्स वगैरह को आप थोड़ा गूगल करें, अपने नोट्स वगैरह में नोट डाउन कर सकते हो, ताकि आपका करंट अफेयर जो है प्रॉपर तरीके से बना रहे। तो दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। करंट अफेयर की बहुत बढ़िया-बढ़िया पोस्ट हम अपने इंस्टाग्राम पे भी लेके आते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो। चलिए दोस्तों, दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।